नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। दोपहर के 12 बज रहे हैं। पुनीता और ऋतु भी इस बुलेटिन में मेरे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो बता रही है कि कैसे वो विवाद खत्म होता हुआ नजर आ रहा है जो क्रिकेट के मैदान से शुरू हुआ था और अब इस मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। इस वक्त आपको बता दें, मेलबर्न टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के आउट को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था। जिस तरह से उनको आउट दिया गया और ये कहा गया कि ये गलत तरीके से आउट दे दिया गया। फील्ड अंपायर को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, तो जो बांग्लादेशी थर्ड अंपायर है उसने फैसला बदल दिया और जिसके बाद ये बड़ा विवाद शुरू हो गया था। मेलबर्न टेस्ट में फील्ड अंपायर ने यशस्वी को नॉट आउट दिया था, लेकिन जिस तरह से थर्ड एम्पायर ने इस फैसले को बदल दिया था उसके बाद ही ये सवाल खड़े होने लगे थे, क्या ये जानबूझ करके किया गया है, क्या ये गलत मंशा से किया गया है। फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट चूंकि दिया था और उस वक्त ये लग रहा था कि क्या यही फैसला रहने वाला है, लेकिन जो बांग्लादेशी थर्ड एम्पायर था उसने फैसला बदल दिया था और इस पूरे के पूरे मामले में अब किस तरह से एक नया मोड़ आता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसीलिए सवाल ये है कि क्या ये जानबूझकर किया गया था, क्या ये गलत मंशा से किया गया था जिस तरह से ये फैसला लिया गया। और अब इसमें बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे बांग्लादेशी थर्ड एम्पायर का वो फैसला सामने आया था। इसको मीटर में हलचल ना होने के बाद भी आउट दिया गया था। सवाल ये है कि जब जो रिकॉर्ड रखा जाता है, जब फील्ड पर ये समझ में नहीं आता है कि जो प्लेयर है वो आउट हुआ है या नहीं हुआ है, और इसके बाद जब स्क्रीन पे देखा जाता है कि क्या वाकई में जो खिलाड़ी है वो आउट है या नहीं है, उसके बाद भी इस तरीके का फैसला लिया गया जो सीधे मंशा को यहाँ पर व्यक्त करता है, जो बताता है कि कैसे एक बदली की अब जो रणनीति है वो नजर आने लगी है क्रिकेट के मैदान पर भी, जैसा कि मेलबर्न टेस्ट में हुआ। बिल्कुल, देखिए सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या बेईमानी के शिकार हुए यशस्वी जायसवाल, क्योंकि मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैच खेला गया इसे लेकर अब विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। फील्ड एम्पायर ने यशस्वी को नॉट आउट दिया था, लेकिन थर्ड एम्पायर जो बांग्लादेशी थे उन्होंने फैसला बदल दिया। अब इसी फैसले को लेकर जबरदस्त विवाद। तो इस बीच एक बड़ी खबर, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला का पोस्ट भी इस बीच सामने आ गया है और यहाँ पर देखिए इस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने पोस्ट किया है। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने इस पोस्ट के जरिए तमाम बातें अपनी रखी है और यहाँ पर पोस्ट में क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखा रहा है। यशस्वी जायसवाल वॉज क्लियरली नॉट आउट, थर्ड अंपायर शुड हैव बीन टेकन नोट ऑफ व्हाट टेक्नोलॉजी वाज सजेस्टिंग। तो देखिए साफ तौर पर यहाँ पर क्या कुछ बातें वो रखते हुए नजर आए। बांग्लादेशी अंपायर की तरफ से जो फैसला लिया गया वो किस तरीके से अब भारी उन पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भारत की क्या हार यहां पर चाहते थे, और बड़ा सवाल ये कि आखिर आउट दिया क्यों गया है। और इसके बाद देखिए अब जो हलचल है वो काफी तेज हो चुकी है, अब प्रतिक्रियाएं भी आ रही है। राजीव शुक्ला का भी पोस्ट अब हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के आउट पर विवाद अब देखिए छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। फील्ड अंपायर ने यशस्वी को नॉट आउट दिया था, बांग्लादेशी थर्ड अंपायर जो थे उन्होंने फैसला बदल दिया। और आपको बता दें कि जो स्निकोमीटर है उसमें भी हलचल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी यह फैसला दिया गया थर्ड अंपायर द्वारा और इसी को लेकर के अब जो विवाद है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला का पोस्ट इस बीच सामने आ गया है। यशस्वी जायसवाल आउट नहीं थे, साफ तौर पर राजीव शुक्ला ने यहां पर अपनी बात रखी है और कहा है कि जो फैसला लिया गया, जो ये डिसीजन लिया गया, ये कहीं ना कहीं गलत था, थर्ड अंपायर ने गलत फैसला दिया है। राजीव शुक्ला ने अपने पोस्ट में इस बात का जिक्र किया है, बांग्लादेश अंपायर की तरफ से जो भी फैसला था वो गलत था, वो बेईमानी थी। चलिए आगे बढ़ते हुए और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के संभल की, क्योंकि आज जबरदस्त हलचल संभल में देखने को मिलने वाला है। वजह यह है कि जहां एक तरफ देखिए संभल में लगातार खुदाई का काम जारी है, तो दूसरी तरफ आपको और केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले आपको वहां लेकर चलिए चलते हैं। करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है, आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है
जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहां के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊंगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। वैसे उन्होंने ऐसे ऐसे कर्म कर रखे हैं, पाप तो उनको लगेगा ही, लेकिन इससे और ज़्यादा पाप लगेगा, भगवान भी नाराज होगा। एक तरह से पुजारी और ग्रंथी हमारे और भगवान के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं को भगवान तक पहुंचाते हैं। तो अगर आप पुजारियों को तंग करोगे, ग्रंथियों को परेशान करोगे, उनके पास पुलिस भेजोगे, तो जाहिर तौर पे उनके मन से बद्दुआ ही निकलेगी। अगर आपके कोई प्रश्न है तो हाँ जी। जो भी होगा उसकी चिंता मत कीजिए, पैसे की कमी नहीं होने देंगे। जब रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा तो बता देंगे कि कितने लोगों ने रजिस्टर किया। मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि हरदीप पुरी जी को गिरफ्तार कर लीजिए, उनके पास सारा डेटा है, कहां कहां उन्होंने रोहिंग्यों को बसाया, उन्होंने ट्वीट करके बताया है। ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, जरूरत क्या है, नौटंकी क्यों कर रहे हैं? हरदीप पुरी जी के पास और अमित शाह जी के पास सारा डेटा है, कहां किस रोहिंग्या को बसाया, वहां उसको कर लो गिरफ्तार। ऐसी नौटंकी मचा रखी है, मतलब इन्होंने कोई देश चलाना थोड़ी है, सुबह से शाम तक नाटक करते रहते हैं ये लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। केजरीवाल जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कह रहे हैं कि कल से वो योजना जिसको लेकर तमाम बवाल भी हुए थे उसको लेकर कि अब कल से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कल वो योजना जिसकी शुरुआत की जाएगी, हनुमान मंदिर से शुरुआत करेंगे, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लॉन्च की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार फिर से बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के संभल की, क्योंकि यहां पर आज जबरदस्त हलचल देखने को मिलने वाली है, क्योंकि सपा का डेलीगेशन आज संभल पहुंचेगा और उन लोगों से मुलाकात करेगा जो संभल हिंसा में जिन मृतकों ने अपनी जान गंवाई थी, जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, उनके परिवार से सपा का डेलीगेशन आज मुलाकात करने वाला है। और इसे लेकर इस वक्त संभल में जो है जबरदस्त तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम चाक चौबंद किए गए हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। नवंबर के दिन हुई हिंसा में जो 4 लोग मारे गए उन्हें आरोपी बताया जा रहा है। बीजेपी और पुलिस ये दावा कर रही है कि ये लोग हिंसा वाली जगह पर थे, हिंसा कर रहे थे, इसलिए वो भागा दौड़ी और बवाल की चपेट में आए और मारे गए। तो सपा की नजर में वो पीड़ित है। अखिलेश यादव के आदेश पर सपा डेलीगेशन ने संभल जाकर खास समुदाय के लोगों से मिलने और उनके दुख दर्द बांटने का फैसला लिया है। सपा डेलीगेशन आज संभल में रहने वाला है। सपा डेलीगेशन का लक्ष्य पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद दिलाने का है। आर्थिक मदद के तौर पर संभल हिंसा में जो लोग मारे गए हैं उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी करना है। प्रशासन लगातार कह रहा है कि संभल में धारा 163 लागू है, इसलिए माहौल ना बिगाड़ा जाए। लेकिन सुबह जब यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे संभल जाने के लिए लखनऊ से निकले तो उन्होंने ऐलान किया कि वो पीड़ित परिवार से हर हाल में मिलेंगे।